दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, निवेश में हम अलग अलग विषय लेकर फाइनेंस से संबंधित विषयों के साथ हमारे विशेषज्ञों के साथ हम आपके सामने आते हैं कार्यक्रम लेकर निवेश। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री मुकेश सिंह राजपूत जी को। मुकेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों में बहुत बहुत स्वागत। हम और बजट भी आ चुका है नया, हमारा नए वित्तीय वर्ष के लिए सबने स्वागत किया है। आपने भी स्वागत किया उसका, आपने भी कुछ टिप्पणियां आपकी पढ़ी हैं हमने। जी जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे तो पहले तो मैं आपके दूरदर्शन को दर्शकों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद दूरदर्शन की पूरी टीम को और आपको भी कि हम सभी लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो हमारा बजट था ये अमृत काल का पहला बजट था। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है अमृत काल का बजट था, क्योंकि वित्त मंत्री हमारे माननीय सीतारमण जी ने भी यह कहा था कि ये अमृत काल का पहला बजट है। तो सभी को कुछ न कुछ वर्ग को थोड़ा थोड़ा अमृत कर प्रदान करने की कोशिश की गई इस बजट में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी खत्म होने के बाद हमारे भारत में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही थी। तो उस अर्थव्यवस्था को कैसे बूम किया, कैसे ऊपर किया जाए, तो हमने देखा कि अमेरिका, ब्रिटेन ऐसी कुछ कंट्रियों ने लोगों के खाते में पैसे डाले। जब लोगों के खाते में पैसे डाले तो लोगों ने क्या किया, उन पैसों को रोटेट नहीं किया, बल्कि 1 रुपया उनके पास गए तो उसमें से 60 पैसा उन्होंने 70 पैसे खर्चा किए और बाकी पैसे उन्होंने सेविंग कर ली। तो सरकार के पास एक चुनौती आई कि रोजगार के साथ साथ कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए और किस तरह हम ढांचा व्यवस्था करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम वर्ग को कुछ सहायता मिल पाए। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से कर में बदलाव नहीं हुआ था। तो सरकार ने कहा कि क्यों ना एक कर प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। और जो रिजीम 2 साल पहले सरकार ने लागू किया था, न्यू रिजीम, जिसमें कि लोग रिटर्न अपने फाइल नहीं कर रहे थे, कुछ इनकम टैक्स ने आंकड़ा जारी किया था कि 0.3% लोग ही उसका फायदा ले रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, ओल्ड रिजीम को छुए बिना सारे के सारे परिवर्तन नए रिजीम में किया। ऐसे करदाताओं, ऐसे मध्यम वर्गीयों जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो उनकी आय को पूरी तरह एक प्रकार से रिबेट देकर टैक्स फ्री कर दिया गया। एक अच्छी पहल थी। बजट को बहुत दिनों बाद इस तरह एक मध्यम कर्मचारियों के लिए एक नई प्रणाली लागू की गई। सर बिल्कुल। अभी जो करदाता हैं वो बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। एक गीत का मुखड़ा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं। तो जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बीच में एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या बेहतर रहेगा, उनको ओल्ड रिजीम में रहना या न्यू रिजीम एक्सेप्ट करना? देखिए, सबसे पहले कि आप रिजीम को चुनाव करें, मैं आपको पहले ओल्ड रिजीम के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर नए रिजीम के बारे में बताता हूँ, फिर कंपेयर करते हैं हम दोनों को। देखिए, ओल्ड रिजीम बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। और दूसरी बात ये था कि जैसे मान लीजिए कई बार लोग प्रेशर में आके निवेश करते थे, प्रेशर में आके पॉलिसी लेते थे, तो कहीं ना कहीं एक फीडबैक सरकार के पास जा रहा था युवाओं का कि ऐसा कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती जिसमें कि हमें निवेश करे बिना भी हमें थोड़ा टैक्स में रिलीफ दी जाए। तो जो पुरानी कर व्यवस्था थी उसमें मकान पर 2 लाख की छूट मिल जाया करती थी, 1.5 लाख का TC मिल जाया करता था। अतिरिक्त NPS में आप निवेश करके इस प्रकार 8-9 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए तक आप अपनी इनकम को एग्जम्प्ट करा लेते थे। लेकिन उस पुरानी व्यवस्था में एक सबसे फायदे वाली बात यह थी कि इसी बहाने लोग कम से कम बचत कर लेते थे। तो ये युवा पीढ़ी, अब बीच में युवा पीढ़ी आया, तो सरकार ने कहा युवा पीढ़ी अक्सर क्या करता है, अपनी इनकम को ज़्यादा खर्चा करता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग कमाएं और ज़्यादा खर्चा करें। कमाएंगे, खर्चा करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, तब हमारा रिवॉल्यूशन इकोनॉमी के जो पहिया है वो घूमेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पुरानी जो कर व्यवस्था है उसको वहीं रहने देते हैं, नई कर व्यवस्था पर हम फोकस करते हैं। और नई कर व्यवस्था में ये लेकर आया कि जो पहले सैलरीड पर्सन क्लास के लोग थे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले नहीं मिलता था, अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। साथ में 2500 रुपये का जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो भी मिल जाता है। इस प्रकार अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए होती है एक सैलरीड पर्सन की, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे करके नई प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। अब सवाल ये उठता है कि दोनों प्रणाली में कौन सी बेहतर प्रणाली है। तो यहाँ पर आपको चूंकि फरवरी चल ही रहा है, तो आप अपने एक अनुमानित आय निकाल लीजिए कि आपकी अनुमानित आय क्या है। अच्छा, साथ में आप अपना निवेश देख लीजिए। यदि आपके पास कोई निवेश नहीं है, मान लीजिए आप युवा हैं, आपकी शादी नहीं की, आपने मकान नहीं लिए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, यानी आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट
किया नहीं है, या यूं कहें तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो खर्चा करते हैं, निवेश नहीं करना पड़ता, लेकिन उसकी डिडक्शन मिल जाता है। जैसे मकान आपने खरीदा है तो उसको जो मूलधन अमाउंट होता है तो आपने EMI के द्वारा चुकाया तो वो डिडक्शन मिल जाता है। या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो खर्चा होता है वो 1.5 लाख रुपए में काउंट हो जाता है। यदि आप युवावस्था में आपके पास कोई ऐसा खर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू गो टू न्यू रिजीम में, क्योंकि न्यू रिजीम क्या करता है, आपको एक बेहतर टैक्स विकल्प का फायदा देता है। आपके पास निवेश नहीं है तो आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, करीब 33,500 का आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन जहां पर आपने निवेश किया है, आप एक सीनियर कर्मचारी हैं, सीनियर वरिष्ठ कर्मचारी, तो वहां पर आपको ओल्ड रिजीम जाना सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि अब भी आप रिटर्न फाइल करने जाएं तो नए रिजीम और पुराने रिजीम दोनों को आप कंपेयर करके देखें। चलिए मुकेश जी, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। एक कॉलर हमसे टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अमित खन्ना जी भोपाल से। जी हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार अमित जी, स्वागत है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई करदाता अपना TDS कितने, मतलब जैसे पूर्व में जो TDS कट चुका है उसको कितने वर्ष के भीतर ले सकता है ITR फाइल करके अपना? जी जी खन्ना जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न भी है। और मेरे पास आज ऑफिस में एक क्लाइंट का फोन भी आया था कि उनका TDS कट गया है लेकिन रिटर्न फाइल करना भूल गए, तो वो रिफंड कैसे मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट बता दूं कि आज से करीब 2 साल पहले की जो कर प्रणाली व्यवस्था ये थी कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के आप नेक्स्ट वित्तीय वर्ष समाप्ति तक अपना आयकर फाइल करके आप TDS क्लेम कर लेते थे। लेकिन जो नई कर प्रणाली व्यवस्था आई है उसके अनुसार आपको दिसंबर तक जो भी पुराना आपका TDS जितना भी पड़ा था, अगर दिसंबर तक आपने क्लेम कर लिया है तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज एक नोटिफिकेशन आ गया है, उस नोटिफिकेशन अनुसार आपको अब TDS का रिफंड का क्लेम आप नहीं कर सकते यदि आपके यहाँ से छूट गया है तो। मतलब समय रहते जागना जरूरी है। यस, आप उस अंदर ही उसको क्लेम करें, वो आपको वापस मिल जाएगा। देखिए, हमारे माननीय हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी कर व्यवस्था प्रणाली, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सभी ये चाहते हैं कि आप जागरूक करदाता बने, हर काम टाइम पर करें, टाइम पर प्रोसेस करें। अगर आप टाइम पर रिटर्न फाइल करेंगे तो वो सही प्रोसेसमेंट हो पाएगा और आपको रिफंड मिल पाएगा। यानी जिन लोगों ने अपने रिटर्न्स फाइल दिसंबर तक नहीं किए बिलेटेड, वो आगे अपना TDS का क्लेम अब नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो रिटर्न फाइल करने की उनको सुविधा दी गई है, लेकिन रिफंड क्लेम करने की सुविधा उनको नहीं दी गई है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे ओल्ड रिजीम, तो शायद खन्ना जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आगे से काफ़ी सचेत हो जाएंगे, समय रहते अपने क्लेम कर देंगे, ताकि लापरवाही हमेशा घातक होती है। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और हमारे करदाताओं की एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने के अंदर जो ड्यू डेट होती है उसमें आप अपना रिटर्न जरूर दाखिल करें, और अगर दाखिल नहीं कर पाते उसके बाद 6 महीने का टाइम और मिलता है दिसंबर तक पेनल्टी के साथ। अच्छा। यदि आप वो दाखिल कर देंगे तो आपका रिफंड TDS का क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज आप दोबारा कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ चूंकि बात यहाँ और चल रही है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे यदि आपने टाइम रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। बिल्कुल सही है। तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की हम बात कर रहे थे, तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे थे, तो मैं उसी बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ कि अभी तक जो पुराने रिटर्न में हम देख रहे थे कर प्रणाली में, जैसा कि आपका टॉपिक का नाम है कर प्रणाली, तो टैक्स सिस्टम में हम पुराना देख रहे थे कि जो लास्ट 2 ईयर से जो नई रिजीम थी वो डिफॉल्ट रिटर्न में नहीं था, यानी आपको ऑप्शन चुनना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, यानी आपको नए रिजीम में ही जाना पड़ेगा। और दूसरी बात हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि नए रिजीम जो पिछले वर्ष तक क्या था, केवल इंडिविजुअल HUF के लिए था, अब इंडिविजुअल HUF के साथ साथ वो बिजनेस करदाता के लिए भी खुल गया है। दैट मीन्स ये अगर आप नए रिजीम से पुराने रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको फार्म भरना पड़ेगा, लेकिन नए में आने के लिए आपको किसी प्रकार के फार्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी आपने अच्छा, आपने MSME का भी जिक्र किया, एक बहुत अच्छा इस बार एक ऐसा इसमें सुधार किया गया है जिसकी आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी जी। MSME समाधान केंद्र। जी, हर युवा जो उद्यमी है, आगे चल के कुछ बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं, MSME से शुरुआत कर रहे हैं, उनको एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि उनका समस्याओं का समाधान कैसे हो, कहाँ हो और किस प्रकार उसकी प्रणाली रहेगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने खेमरिया जी। एक्चुअली देखिए, जब से वर्तमान हमारी गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत लंबा दबाव है एक रोजगार का। तो सरकार को और हम सभी को ये पता है कि जो छोटे उद्योग होते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। लेकिन छोटे उद्योग यानी एमएसएमई के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती, उसकी पूंजी नहीं होती। आप सपोज कीजिए कि एक छोटा एमएसएमई बड़ी कंपनी को कोई माल बेचता है, तो जब वो माल बेचता है तो बेचते समय उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, जबकि भुगतान 3 महीने 2 महीने बाद आएगा। कई बार हो सकता है भुगतान ही ना आए, तो इस कंडीशन में उसका जीएसटी का पैसा भी चले जाता है, उसकी वर्किंग कैपिटल भी चली जाती। तो सरकार को इस बारे में पूरी तरह पता है, इसलिए वो चाहती कि एमएसएमई सेक्टर कैसे न कैसे बूस्ट करे। तो एमएसएमई से ऊपर बढ़ाने के लिए एक समाधान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर आप छोटे एमएसएमई हैं, लेकिन एमएसएमई बनने के लिए आपको एमएसएमई का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। अगर आप एमएसएमई का प्रमाण पत्र ले लेते हैं तो यदि आपने कहीं माल सेल किया है किसी बड़ी कंपनी को, यदि वो भुगतान नहीं कर रहे, तो आप एमएसएमई समाधान केंद्र में उस व्यापारी के बारे में पूरी जानकारी के साथ बिल के साथ वहां पर आप लॉगिन करके ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे, तो एमएसएमई समाधान केंद्र उस व्यक्ति से संपर्क करेगा, उस बड़े करदाता से संपर्क करेगा कि आप इनको पेमेंट का भुगतान कीजिए। नंबर 1 सुविधा। नंबर दूसरी, इस बजट में एमएसएमई के लिए खास तोहफा लेकर आई सरकार। तोहफा लेकर ये आई है कि यदि आप एमएसएमई हैं और आपने किसी बड़े कंपनी को, बड़े निर्माता को आपने माल बेचा है और यदि आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि 15 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है वहां पर वो डिसअलाउड हो जाएगा, नहीं वो एक्सपेंडिचर स्वीकार नहीं होगा, उस पर कर देना पड़ेगा। दूसरा ये, यदि आपका और बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो 45 दिन के अंदर एमएसएमई को भुगतान करना अनिवार्य है। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। जी। अच्छा, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की नई स्कीम भी है जी, वो किस तरह से रहेगी? देखिए, एमएसएमई को कहीं ना कहीं, क्योंकि एमएसएमई हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएटर है, बहुत ज्यादा रोजगार देता है, तो उसके लिए तरह तरह की सरकार की योजनाएं भी चलती रहती हैं। तो अभी बीच में मुद्रा की फैसिलिटी भी लेकर आए थे जो एमएसएमई के लिए थी, कि कम से कम उनको एक कैपिटल बूस्टअप मिले। तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक, दोस्तों यदि आप एक एमएसएमई हैं और इस चैनल के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, तो आप बैंक में 10 लाख रुपए तक एक आवेदन कर सकते हैं। आपके बैंक से किसी प्रकार का कोई कोलेटरल नहीं लगेगा। आपको 10 लाख रुपए की सीसी लिमिट या टर्म लोन सीधा सीधा मिलेगा। और यदि आप एमएसएमई का लाइसेंस लिए हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 1% ब्याज में छूट भी दी जाएगी। तो ये सुविधाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए, सरकार के पास जो टैक्स का कलेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं इसी रूप में बढ़ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि सरकार, हमको लगता है कि सरकार को हमने टैक्स दे दिया, नुकसान हो, ऐसा नहीं है। आप टैक्स देते हैं, सरकार उस पर योजनाएं बनाती है, परियोजनाएं बनाती है, एमएसएमई को ऊपर बढ़ाते हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट के साथ साथ आपको टैक्स में रिबेट प्रदान करती है। ये सारी सुविधाएं उससे आपकी कुल मिला के बजट आने के बाद ये झलक बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा। मैं इसी बात को थोड़ा सा कहना ये चाहूंगा खेमरिया जी, कि लोगों को लगता है कि इस बार बजट में मध्यम वर्ग को ध्यान रखा, ऐसा नहीं है। उन्होंने हायर इनकम ग्रुप को भी ध्यान रखा है। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके लिए उन्होंने जो सरचार्ज है उसको 37% से कटौती करके 25% लेकर आए। यानी ओवरऑल अगर पहले देखते तो 42% के आसपास टैक्स देते थे, जो घटकर अब 37% की टैक्स पे आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मध्यम वर्गीय पे ध्यान दिया, युवाओं पर ध्यान दिया, उन्होंने सीनियर सिटीजन का भी ध्यान दिया है सर, महिलाओं को भी ध्यान दिया है। महिलाओं का ध्यान ये दिया है कि अगला आपका प्रश्न होता है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने एक महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए कि हमारी महिलाएं जो होती हैं वो बहुत बचत करती है। लेकिन वो बचत करने के बाद क्या होता है, आप देखते कहीं से डब्बे में रख दिया, कहीं उस डब्बे में पैसे रख दिया। तो सरकार को उनके बारे में पता था कि वो पैसे इधर उधर ना रखें, बल्कि एक महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक वो खरीदें। इसके खरीदने के फायदे क्या मिलेंगे? सबसे बड़े फायदे ये मिलेंगे, इसका जो ब्याज है उसका रेट 7.5% है। दूसरा, हमारी महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए सरकार ने भी प्लान किया है, इनकम टैक्स ने भी प्लान किया है कि बीच में वो विड्रॉवल भी कर सकती हैं अगर उनके जेन्युइन रीजन हो, बीमारी हो, मकान खरीदना हो, शिक्षा हो, इस तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो पार्शल, पूरा नहीं, पार्शल विड्रॉवल की सुविधा भी दी गई है सर। जी, हमारे परिवार के, हमारे देश के जो बुजुर्ग जन हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ इसमें एक सुविधा दी गई है सेविंग स्कीम के रूप में। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
क्या है, किस तरह से आप उसको यहाँ विश्लेषण करेंगे? देखिए, हमारी सरकार हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, सभी का ये रहता है कि भाई हमारे सीनियर सिटीजनों का सम्मान हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन, पूरा जो जीवन है, ऊर्जावान जीवन किसी संस्थान में गुजारा है, और संस्थान में गुजारने के बाद वहां से उनको जो मुद्रा, कुछ पैसा मिला है, उस पैसे को रख के उन आजीविका की वही साधन होता है। आप जैसे कि आप देखते, जो भी उनको फंड मिलता है, पैसा मिलता है, यदि वो सुरक्षित जगह रखते हैं और रिकरिंग इनकम आती है, तो वही उनके एक आमदनी का जरिया होता है। सुरक्षित जगह और बिना किसी टेंशन के उनको एक निर्धारित आमदनी आती रहे। इसीलिए सरकार ने इस बजट में सीनियर सिटीजन का विशेष ध्यान रखा है। मैं आपसे उसी चैनल के माध्यम चर्चा करना चाहता हूं पोस्ट मास्टर सीनियर सिटीजन निवेश स्कीम के बारे में। आपको याद होगा कि हमने पहले भी कभी जिक्र किया हुआ साथ में कि सीनियर सिटीजनों के लिए 7.5%, 8% ब्याज मिलता है पर मंथ, लेकिन उसकी कैपिंग रखी गई थी कि 15 लाख रुपए से आप ज्यादा इसमें नहीं रख सकते। तो इस बजट में वो 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया है कि जो मंथली MIS थी, जो डिपॉजिट स्कीम थी, जिसमें मंथली इनको इनकम मिलता है, उसमें भी अच्छा खासा ब्याज रेट था, तो उसमें 4-4.5 लाख रुपए की जो कैपिंग थी उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया। और ये ज्वाइंट खाता है तो उसे 15 लाख रुपए कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये 2 सुविधा उन्होंने लेकर आए। तीसरी सुविधा ये लेकर आए कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी होगी, 50,000 तक डिडक्शन मिलता था, जिसे बढ़ा के 75,000 कर दिया। बिल्कुल। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सरकारी कर्मचारी के क्षेत्र को उपलब्ध थी, ये पहली बार हुआ कि उन्होंने प्राइवेट कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सुविधा दी गई। वो है लीव इनकेसमेंट। 3 लाख रुपए तक पहले डिडक्शन मिलता था और सरकारी कर्मचारियों को तो पूरा ही मिलता था, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 3 लाख रुपए तक केवल एग्जम्पशन मिलता था, जिससे बढ़ाकर उन्होंने 25 लाख कर दिया है। वाकई में ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इसका हमें सबको स्वागत करना चाहिए और इस स्कीम का फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। और युवाओं के लिए तो काफ़ी कुछ इसमें पिटारा खोल दिया गया है जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या इसका देख रहे हैं कि सकारात्मक असर आएंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये पूरा का पूरा बजट जो है ना, शिक्षा, रोजगार, युवा, महिला और सीनियर सिटीजन, इस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित किया गया। उसके बाद अपना केंद्रित किया गया MSME पर। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज जो शिक्षित हो। तो एकलव्य स्कूल की एक संरचना की गई। हालांकि एकलव्य स्कूल में जहाँ पे आदिवासी, क्योंकि हमारे, चूंकि हम भी आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को भी पढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, और साथ में रोजगार की। तो 3.5 लाख, सरकार ने 3.5 लाख स्टूडेंट को, आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और करीब ऐसा रखने से 3,500 के सेंटर खोले जाएंगे, एकलव्य सेंटर, और 38,000 से ज्यादा रोजगार के साथ साथ वहां पे 3.5 लाख स्टूडेंट करीब वहां पे फायदा लेंगे। तो एकलव्य एक ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल होता है जहां पर आदिवासी बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ग्रामीण इलाकों में जाता है, आदिवासी जनजातीय इलाकों में जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने एकलव्य की एक संरचना की है। आदिवासी बच्चों को जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह, तो वहाँ रहना भी फ्री है, खाना भी फ्री है। मतलब ये कि जो विकास से बहुत दूर रहे काफ़ी सालों तक, जनजातीय हमारे समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने के पूरी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ये सबसे एकदम अच्छा काम किया गया है कि जो हमारे आदिवासी इलाके में जो भाई बहन रहते हैं, जो हमारे बच्चे रहते हैं, आप कभी जंगलों में जाके देखेंगे तो वहां पर आज भी सरकार ने रोड बना दी है, स्कूल बनाने की व्यवस्था की है। उन बच्चों के लिए जो शिक्षा के रोजगार लेकर आए, बहुत अच्छा लेकर। मुकेश जी, अब हम अपने मूल विषय की थोड़ी सी और बात करें कि 7 लाख का जो सीमा निर्धारित हो गई है जी। तो पहले लोग जो सेविंग स्कीम होती थी, टैक्स सेविंग स्कीम, उसकी तरफ अपना इन्वेस्टमेंट के लिए जाते थे। अब ऑलरेडी 7 लाख हो चुका है, तो क्या उससे जो निवेशकों का पोर्टफोलियो है उसमें कुछ उनकी मानसिकता बदलेगी या बदलाव की आवश्यकता महसूस होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं खेमर जी ये बताना चाहता हूं कि टैक्स की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, टैक्स रिबेट बढ़ाया गया है। एक्चुअली 2.5 लाख रुपए की जो छूट थी वो पुराने रिजीम में वही है, नए रिजीम में वही है, लेकिन नए रिजीम में उसको 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। और जो 87A की टैक्स रिबेट थी सर, वो पहले 5 लाख थी। आपको याद होगा कि 5 लाख रुपए तक दोनों रिजीम में थी, उसे बढ़ा के अब 7 लाख कर दिया नए रिजीम में, पुराने को वहीं पर रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी इनकम 7 लाख या 7,50,000 सैलरीड पर्सन की,
वहां तक उन्हें कोई पोर्टफोलियो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। लेकिन यदि उससे ऊपर आपकी इनकम आती है तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं, भारतीय हैं, टैक्स में बचत के साथ साथ हम अपना निवेश भी करें। क्योंकि निवेश क्या करता है, हमारे जब हम ऊर्जावान कम होते हैं, क्या होता है, हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब यही निवेश आपके काम आता है, काम आएगा। हम बात कर रहे थे कि टैक्स सेविंग करते हैं लोग टैक्स बचाने के लिए जी, जो कि वैधानिक तरीके से सही है जी। अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो बड़े संक्षेप में चलते चलते आप करदाताओं को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो समय पर बड़ी खुशी के साथ अपना कर सरकार को दें? देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप नए रिजीम में जाएं, पुराने रिजीम में जाएं, लेकिन आप जो भी टैक्स चुकाते हैं वो सारा का पैसा कहीं ना कहीं देश के विकास में खर्चा होता है। लेकिन आप नए रिजीम को चुनें या पुराने रिजीम को चुनते हैं, आपका निवेश जो है वो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। जैसा पोर्टफोलियो आपने बनाया है ठीक उसी प्रकार चलना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, उस समय आपको बहुत बड़े फंड की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आज से आप बचत करके चलेंगे तो ये फंड आपके काम आएगा। यही मैं आपकी चैनल के माध्यम से करदाता को कहना चाहता हूं। चलिए मुकेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं दर्शकों को पसंद आई होंगी। काफ़ी कुछ सवालों के जवाब भी मिले होंगे जो टेलीफोन पर पूछ चुके हैं, और जो नहीं पूछ पाए उनको भी समाधान कुछ तो हुआ होगा। आप कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ